25 साल की उम्र में जैसे ही मैंने अपनी खानदानी गैंग की कमान संभाली, सबसे पहले सारे गैरकानूनी वसूली और जुए के धंधों पर ताला लगवा दिया। हद तो तब हो गई जब मैंने अपने गुंडों के लिए सरकारी बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं शुरू करवा दी। मेरा सबसे खास वफादार लिहाओ तो ये देखकर सदमे में चला गया। कहने लगा कि भाई हम माफिया हैं या कोई आईटी कंपनी। मैंने उसे समझाया कि अबे ओ हाओ, ये मारकाट और गुंडागर्दी अब पुराने जमाने की बात हो गई है। नए दौर में सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। जब मेरे डैड का विकेट गिरा तब मैं विदेश में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और मुझे इमरजेंसी में बुलाकर इस लियान शेंगेंग का बॉस बना दिया गया। मैंने आते ही सबको क्लियर कर दिया कि आज से यहाँ मेरी चलेगी, किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बोल दे। इस पर एक पुराने खूसट ने ज्ञान देना शुरू किया। बोला कि तेरे बाप की इज्जत करते हैं इसलिए चुप है, पर तू किताबी कीड़ा हमारे धंधे के नियम क्या खाक जानेगा। तुझे पता भी है कि मार्केट से पैसा कैसे वसूलते हैं या इलाका कैसे कब्जाते हैं। मैंने उसकी बातों को ऐसे इग्नोर किया जैसे लोग यूट्यूब पर एड्स को करते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारी ये मारपीट वाली नौटंकी अब बच्चों का खेल लगती है। जमाना बदल चुका है चाचा। सब चिल्लाने लगे कि मैं पागल हो गया हूँ और अपनी ही गैंग की लंका लगा रहा हूँ। कहने लगे कि अगर कमाई का जरिया बंद कर दिया तो भाई लोग साथ क्यों रहेंगे, ये लड़का तो हमारी जड़ें ही काट देगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स हाओ, सभ्य समाज में अब दिमाग का इस्तेमाल होगा, लाभ घूसों का नहीं। तो बात ऐसी है कि अब से सारे एम्प्लॉयज पक्का लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और कंपनी सबको 5 इंश्योरेंस और एक फंड की सुविधा देगी। ये सुनते ही मीटिंग रूम में ऐसा सन्नाट की सुविधा देगी जैसे किसी ने सबकी बोलती बंद कर दी हो। सब मुझे फटी आंखों से ऐसे देख रहे जैसे मैंने उनकी किडनी मांग ली हो। एक नमूना तो पूछने लगा कि ये कौन सा सोना है और क्या ये 24 कैरेट का है। अब एक गधो, ये सोना नहीं है। हमारे मैनेजर झांग साहब ने सबको तसल्ली से समझाया कि इस 5 इंश्योरेंस का मतलब है बुढ़ापे की पेंशन, डॉक्टरी खर्चा, नौकरी जाने का भत्ता, काम के दौरान लगी चोट का मुआवजा और घर बनाने के लिए पैसा। मतलब अब अगर काम करते वक्त तुम्हें कोई सड़क पर कूट भी दे तो टेंशन मत लेना, उसका सारा बिल कंपनी भरेगी। मैंने पीछे मुड़कर लिहाओ को देखा। बेचारे के चेहरे पर ऐसा सदमा था जैसे उसने अपनी एक्स को किसी और के साथ देख लिया हो। मैंने मन में सोचा, छोटे भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देख होता है क्या। अब से सबको ट्रेनिंग लेनी होगी जिसमें कंपनी मैनेजमेंट, टीम वर्क और सबसे जरूरी कानून की पढ़ाई शामिल है। ये सुनकर चाचा का चेहरा उतर गया। कहने लगे कि ये लड़का पूरी कंपनी का बैंड बजा देगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, चाचा ये अंत नहीं बल्कि एक नया जन्म है। अब हम गुंडे नहीं बिजनेसमैन बनेंगे, क्योंकि अब कानून का राज है और हमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सिस्टम सेट करना पड़ेगा। अब दादा हमें और तलवारें भांजने या दूसरों का इलाका कब्जाने की इजाजत नहीं देने वाले। अगर हमने इस लियनशेंग गैंग का जल्दी से मेकओवर नहीं किया और इससे दूध का धुला नहीं बनाया ना, तो हमारे इन सैकड़ों भाइयों के पेट पर लात पड़ जाएगी और फिर सब सड़क पर कटोरा लेकर बैठेंगे। अब हमारे अहाओ भाई को देखो, अपनी छोटी खोपड़ी दौड़ाते हुए बोले कि भाई ये क्या कह रहे हो, हम तो पुश्तैनी गुंडे हैं। अगर हम लोगों को कूटेंगे नहीं और हफ्ता नहीं वसूलेंगे तो क्या हमारे भाई हवा खाकर जिंदा रहेंगे। अरे भाई अहाओ, तू अभी बच्चा है। सबसे ज्यादा माल तो उन्हीं कामों में है जो कानून की किताब में जुर्म माने जाते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो कानून की उंगली पकड़कर उसके साथ लुका छिपी खेले। ये देखो मेरी मार्केट रिसर्च वाली रिपोर्ट। पुराने धंधे में प्रॉफिट तो था, पर रिस्क इतना कि एक बार पकड़े गए तो जवानी जेल की काल कोठरी में चक्की पीसते हुए निकल जाएगी। इसलिए अब हमें तुरंत एक सिक्योरिटी कंपनी में बदलना होगा। अहाओ फिर चहका, तो क्या वहां भी हमें लोगों की हड्डियां नहीं तोड़नी होंगी। अरे मेरे मासूम परिंदे, जब दूसरे फालतू गैंग आपस में भिड़ेंगे तो उसे दंगा कहा जाएगा, लेकिन जब हम वही काम करेंगे तो उसे प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विस का नाम दिया जाएगा। जो भाई पहले अड्डों पर खड़े होकर मक्खियां मारते थे, अब वो बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे और बड़े बड़े रईसों के बॉडीगार्ड और आलीशान सोसाइटियों के रक्षक बनेंगे। अब जल्दी से सारे भाइयों का कच्चा चिट्ठा और आईडी कार्ड निकाल ताकि इनकी ज्वाइनिंग की कागजी कार्रवाई शुरू की जा सके। इस गधा मजदूरी से अच्छा तो मैं सड़क पर आवारागर्दी कर लेता। भाई ये चांद और मेरा साथ और ऊपर से ये सुअर का मांस और दारू का चखना, जिंदगी इसी का नाम है। खैर ये है लियान शेंग वाले आजकल क्या खिचड़ी पका रहे हैं, कोई नया कांड है या नहीं। जब से ये नियोंग शाओ गद्दी पर बैठा है, भाई ने तो गैंग में जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस ही खोल दिया है। आजकल ये गुंडे बैठकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्टैंडर्ड्स रट रहे हैं। मतलब अब ये मोहल्ले के गुंडे एमबीए करेंगे क्या। लेखक भाई थोड़ा तो रहम करो लॉजिक पे। मैंने पूछा कोई बड़ा लेन देन हुआ तो पता चला नियोंग शाओ ने पूरे 1 मिलियन फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजे हैं। बहुत बढ़िया, पर ये पैसा किस लिए। जवाब मिला कि ये सारा माल गैंग के लड़कों के आपसी मेल जोल और उनके फायदे के लिए है। सोशल सिक्योरिटी का एडवांस पेमेंट। भाई ये नियोंग शाओ पागल हो गया है या इसका सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है। ये अंडरवर्ल्ड है या कोई आईटी कंपनी। मैंने जैसे ही उस सरकारी ऐप में अपनी आईडी डाली, कसम से मेरा तो सिस्टम ही हिल गया। मैं यहाँ 3 साल से अंडरकवर पुलिस वाला बनकर इनकी गालियां खा रहा हूँ और ये साले मेरा पीएफ और सोशल सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं। भाई इस जमाने के गुंडे तो टाटा बिरला से भी ज्यादा शरीफ निकले। मतलब गुंडागर्दी में भी फुल सरकारी नौकरी वाली फीलिंग।
पर असली सीन ये है कि जब से मैंने वो काले धंधे बंद किए हैं, मेरे बाप की छोड़ी हुई जमा पूंजी और ये है लियांशिंग गैंग 3 महीने भी नहीं टिकने वाले। और ये बाव अंकल तो अलग ही आइटम है। रोज मीटिंग में अपनी टांग अड़ाते हैं कि मैं इस गैंग को नाले में ले डूबूंगा। अरे बुढ़ापे में घर बैठो ना अंकल, क्यों चुल मचा रखी है। तभी टपका हमारे टाइगर भाई का फोन, बोलता है, ओए श्याओ सुना है तूने अब गुंडागर्दी छोड़ दी है। तेरे बाप ने नॉर्थ साइड में जो गलियां छोड़ी थी वो 5 मिलियन में मुझे बेच दे और ऐस कर। मेरा चमचा तो सुनते ही जल भुनकर कोयला हो गया। बोला, भाई ये अपनी बेइज्जती है, चलो सारे लड़कों को इकट्ठा करते हैं और इनका बैंड बजाते हैं। पर मैंने उसे झाड़ दिया, अबे इन जैसे दिमाग से पैदल लोगों के लिए हथियार उठाना मतलब अपनी ही वैल्यू कम करना है। अरे टाइगर भाई, जमाना बदल गया है, अब ये हर बात पे मार काट करना आउटडेटेड हो गया है। नॉर्थ सिटी की उन गलियों का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट अब हमारी कंपनी संभालेगी। तो हमारे लीगल डायरेक्टर फुर्सत में आकर आपसे इस बारे में सेटिंग कर लेंगे। अब टाइगर तो ठहरा पुराने जमाने का गुंडा, उसे लगा ये लीगल डायरेक्टर और शेयर खरीदने का क्या लफड़ा है। चिढ़कर बोला, ये क्या बकवास है, अगर तमीज से नहीं दोगे तो मैं खुद छीन लूंगा। हमारे हीरो ने भी पूरे टशन में नंबर 8 को ऑर्डर दिया, सुन लीगल डिपार्टमेंट को बोल कि इस टाइगर गैंग को एक कड़क सा लीगल नोटिस भेजे। उन पर इल्जाम लगाओ कि वो गलत तरीके से कंपटीशन कर रहे हैं और हमारे ग्रुप की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनसे कहो कि सबके सामने माफी मांगे और मेंटल टॉर्चर के बदले हर्जाना भरे। अब साइडकिक को लगा कि ये क्या फालतूगिरी है। बोला, भाई इस कागज के टुकड़े से कुछ होगा क्या। हीरो ने स्वैग में कहा, होगा या नहीं बस देखते जाओ। 3 दिन बीत गए, टाइगर भाई अपनी पूरी पलटन लेकर लड़ने के लिए तैयार बैठे थे, पर वहां बंदे नहीं बल्कि लाल ठप्पे वाला एक लीगल नोटिस पहुंचा। अब टाइगर और उसके छपरी भाई लोग पूरे दिन उस लेटर को ऐसे घूर रहे थे जैसे उसमें कोई एलियन की भाषा लिखी हो। उन्हें खाक समझ नहीं आ रहा था कि ये टॉर्ट लाइबिलिटी और लिटिगेशन सब्जेक्ट जैसे भारी भरकम शब्द क्या बला है। टाइगर गुस्से में चिल्लाया, ये क्या बकवास कचरा लिख कर भेजा है। वो लड़का तो एकदम फट्टू निकला जो वकीलों के पीछे छुप रहा है। चलो भाइयों, आज रात अपनी पूरी पलटन लेकर शहर के उत्तर की तरफ निकल जाओ और उसे लियनशेंग के ठिकाने को तहस नहस कर दो। लो भाई, गुंडों की शिफ्ट शुरू हो गई है। उसी रात टाइगर गैंग के दर्जनों नल्ले गुंडे पूरी चौड़ में आकर बार के अंदर घुस गए, लेकिन अंदर कदम रखते ही बेचारों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वहाँ कोई डरे हुए शरीफ लोग नहीं बल्कि हाथों में ढाल और रबर के डंडे लिए बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। और अपना हीरो ली हाओ, वो तो वहाँ टांग पर टांग चढ़ाकर ऐसे नवाबी ठाट से बैठा था जैसे अपने बाप की शादी में आया हो। वो हाथ में सिक्योरिटी रूल्स की किताब लेकर ज्ञान पेलने लगा कि देखो भाई, नियम के मुताबिक अगर तुम यहाँ तोड़ फोड़ करोगे तो हमें अपनी रक्षा में तुम्हारी कायदे से कुटाई करने का पूरा हक है। अब सामने वाला गुंडा चिढ़कर बोला, अबे तू मुझे ट्यूशन पढ़ा रहा है क्या। ली हाओ ने बस हल्के से हाथ का इशारा किया और उसके गार्ड्स भूखे शेरों की तरह उन गुंडों पर टूट पड़े। अब क्योंकि ये गार्ड्स एकदम प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर आए थे तो इन्होंने टाइगर गैंग के छर्रों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया और पलक झपकते ही पूरे माहौल को ठंडा कर दिया। तभी वहाँ प्रेसिडेंट नंबर 1 वाले कस्टमर पर जैसे ही हमला हुआ, मदद के लिए ऐसी गुहार लगाई गई कि अगले ही पल पुलिस की गाड़ियां बार के गेट को ऐसे घेर लेती हैं जैसे मोहल्ले में फ्री का राशन बंट रहा हो। अब जो गुंडे वहाँ अपनी कुटाई करवाने आए थे उनकी तो बुरी तरह जल गई। वो चिल्लाने लगे, अबे ओए, हमने तो बस तुम लोगों को कूटने की कोशिश की थी और तुम लोगों ने सीधा पुलिस को ही बुला लिया। तुम तो अंडरवर्ल्ड के नाम पर कलंक हो, साले गद्दार कहीं के। अभी टाइगर भाई के चमचे अपनी इस बेइज्जती का सदमा झेल ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें जमीन चटा दी और हाथों में चमचमाती चांदी की चूड़ियां यानी हथकड़ियां पहना दी। ऑफिसर भी थोड़ा कंफ्यूज था, बोला, पता नहीं तुम ही लियनशेंग वाले आजकल कौन सा सस्ता नशा कर रहे हो, पर पुलिस को बुलाना अच्छी बात है। वो पुराने जमाने का गुंडागर्दी वाला कचरा अब छोड़ ही दो तो बेहतर है। हमारा हीरो भी एकदम गाय जैसा सीधा बनकर बोला, जी सर, हम तो बहुत शरीफ और संस्कारी नागरिक है, अपने कस्टमर को सिक्योरिटी देना तो हमारा फर्ज है। अब पुलिस तो मंगू गैंग का बोरिया बिस्तर समेट कर ले गई, लेकिन यहाँ ली हाओ का तो पूरा सिस्टम ही हिल गया। वो सोच रहा है, भाई ये क्या बकवास है, न कोई हफ्ता वसूली न कोई दादागिरी, ये साले गुंडे हैं या कोई भजन मंडली चला रहे हैं। अगर ये लोग ऐसे ही शरीफ बनते रहे तो मेरी अंडरकवर नौकरी तो शुरू होने से पहले ही विसर्जित हो जाएगी। मंगू गैंग के इस तमाशे के बाद पिछले कुछ वक्त में लियांशिंग गैंग में मेरा रुतबा और दबदबा एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। जो नमूने कल तक मेरे फेल होने का वेट कर रहे थे, अब उन्हें लगने लगा कि इस नए ड्रैगन हेड में वाकई कुछ दम है। पर भाई सच तो सिर्फ मुझे पता था। इस महीने की सैलरी और सोशल सिक्योरिटी यानी पीएफ भरने के बाद हमारे ग्रुप का बैंक बैलेंस ठन ठन गोपाल होने वाला था। अब पैसे कम हुए तो ये बुढ़ाऊ अंकल बाव और उनकी सलाहकार संती के पेट में फिर से मरोड़ उठने लगी। ये बुढ़े पीठ पीछे खिचड़ी पका रहे थे, कहने लगे, अरे आसियाओ, भाइयों के पास अब सुट्टा पीने तक के पैसे नहीं बचे हैं, अगर माल का जुगाड़ नहीं हो सकता तो चुपचाप ये गद्दी छोड़ दे। तभी मुझे पता चला कि शहर के दक्षिण वाली उस मार्केट का क्या हाल है।
पहले वहाँ अंकल बाव के गुंडे हफ्ता वसूली करते थे, पर जब से मैंने वहाँ प्रोटेक्शन मनी लेने पर बैन लगाया, वो सब वहाँ से बोरिया बिस्तर समेट कर भाग गए। अब वहाँ सरेआम दंगे हो रहे हैं और कई गैंग्स उस इलाके पर कब्जा करने के लिए आपस में भिड़ रही हैं। मैंने सोचा बेटा यही तो मौका है चौका मारने का। मैंने अपनी टीम से कहा ये फाइल देखो और मेरे साथ साउथ सिटी चलो, वहाँ हम नया बिजनेस यानी मार्केट खोलेंगे। अब हम गुंडागर्दी नहीं सर्विस बेचेंगे। हमारा सिल्वर पैकेज है 3000 महीना, जिसमें रोज पेट्रोलिंग और दुकान के बाहर सेफ शॉप का बोर्ड मिलेगा। और जो ज्यादा रईस हैं उनके लिए 10,000 का गोल्ड पैकेज, जिसमें 24 घंटे सिक्योरिटी वाले आपकी सेवा में तैनात रहेंगे। डायमंड पैकेज महीने का 50,000। इसमें बाकी सबके साथ साथ आपको कानूनी सलाह और क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी वीआईपी सर्विस भी मिलेगी। मैंने कहा भाई ये तो बस हफ्ता वसूली का नया और चमकीला तरीका है ना, जैसे पुरानी शराब को नई बोतल में डाल दिया हो। तो सामने वाला बोला अरे नहीं नहीं छोटे, हफ्ता वसूली तो गैर कानूनी होती है और हम तो शरीफ लोग हैं। इसे कहते हैं सर्विस खरीदना, जो कानून की नजर में बिल्कुल दूध की धुली है। हम प्रोफेशनल सिक्योरिटी देंगे और बदले में अपनी मेहनत की कमाई यानी बिजनेस फीस लेंगे। समझे? हमारे पास बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट है, पक्का बिल है और हम सरकार को टैक्स भी भरते हैं। हफ्ता वसूली को इस लेवल पर भी खेला जा सकता है। ये देखकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। कसम से भाई इस दिमाग के लिए तो जान भी हाजिर है। अगले दिन मैं ली हाओ और अपनी एक ऐसी टीम के साथ जो नए नवेले सूट पहनकर एकदम जेंटलमैन लग रहे थे, साउथ सिटी के मार्केट पहुंच गया। हमने पुराने जमाने के गुंडों की तरह घर घर जाकर दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि जैसे कोई बड़ी कंपनी अपनी मार्केटिंग करती है वैसे ही चौराहे पर एक स्टॉल लगा लिया और ऊपर बड़ा सा बैनर टांग दिया, ही लियानशेंग सिक्योरिटी आपकी सेवा में हाजिर है। लोग हमें देखकर आपस में खुसर पुसर करने लगे, अरे ये तो वही ही लियानशेंग के गुंडे हैं ना। क्या अब ये गुंडागर्दी छोड़कर सीधे साधे बिजनेसमैन बन गए? सिक्योरिटी पैकेज बेच रहे हैं लगता है। पैसों के चक्कर में इन सबका दिमाग पूरी तरह सटक गया है। तभी एक दुकान का मालिक पास आया और पूछने लगा कि भाई ये 1 महीने का रेट। वहाँ तो भाई साहब पूरा लफड़ा शुरू हो चुका था। बेचारा रेस्टोरेंट का मालिक डर के मारे अपनी जेब ढीली करने ही वाला था कि तभी मैंने ली हाओ को एक कातिल इशारा किया। मैंने बड़े प्यार से पूछा भाई लोग क्या सीन है, यहाँ क्या पंचायत चल रही है? अब उन गुंडों में से एक चमन ने पलट कर बोला तू कौन है बे, निकल यहाँ से, हमारे धंधे के बीच में मत आवरना पछताएगा। मैंने भी अपनी कॉलर ऊंची की और एकदम हीरो वाली एंट्री मारते हुए बोला देख भाई मैं ही लियनशेंग सिक्योरिटी का ऑन ड्यूटी ऑफिसर हूँ और ये दुकान हमारे क्लाइंट की है। तुम्हारी ये जो छपरी वाली गुंडागर्दी चल रही है ना, ये सीधे सीधे कानून तोड़ना है तो चुपचाप पतली गली से निकल लो, वरना हमें जबरदस्ती डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो गधा हंसते हुए बोला ऑन ड्यूटी बंदा, अबे तू किसे डरा रहा है? कंट्रोल रूम कमर्शियल स्ट्रीट में फालतू का लफड़ा हुआ है, सस्पेक्ट्स काबू में हैं, पुलिस को भेजो। अबे ये क्या मजाक चल रहा है? ये लोग गुंडे हैं या मोहल्ले की आंटी? पुलिस को कौन बुलाता है भाई? मुझे लगा था ये लोग हाथ पैर तोड़कर कचरे के डिब्बे में फेंकेंगे, पर यहाँ तो भाईचारे का नाटक चल रहा है। दुकानदार तो इतना गदगद हो गया जैसे उसे फ्री की बिरयानी मिल गई हो। कहने लगा छोटे भाई तुम्हारा वो सबसे महंगा वाला सिक्योरिटी प्लान कितने का है? मुझे वही चिपका दो। हमारा हीरो भी एकदम शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहा है, कहता है साहब मुझे बस अश्याओ बुलाइए, ली हाओ साहब को कॉन्ट्रैक्ट दो और हाँ पक्का बिल देना मत भूलना, वरना इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे। एक ग्राहक क्या मिला, पूरी मार्केट में तो जैसे सेल लग गई। दोपहर होने से पहले ही आधे से ज्यादा दुकानदारों ने हमारे साथ सिक्योरिटी का एग्रीमेंट साइन कर लिया। बिना किसी का सिर फोड़े दिन के लाखों कमा रहे हैं भाई, कसम से। सीधा हफ्ता वसूली करने से ज्यादा सुकून तो इस लीगल तरीके से चूना लगाने में आ रहा है। कंपनी के पास पैसों की तंगी तो फिलहाल खत्म हो गई, पर असली सिरदर्द तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब एंट्री होती है टाइगर गैंग के बड़े डैडी टाइगर भाई की। तो भाई देखो वो टाइगर भाई जेल में 2 दिन क्या कटे, बाहर आते ही खुद को मोहल्ले का डॉन समझने लगे। उनके हिसाब से हमने जो पुलिस को बुलाया था वो उनके तथाकथित अंडरवर्ल्ड वाले सम्मान पर एक ऐसा धब्बा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो फिर क्या था, भाई ने अपने चंगू मंगुओं को भेजा और हमारे एक अकेले जा रहे लड़के को घेर कर इतना पेला कि बेचारा अभी हॉस्पिटल में यमराज से अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाने की कोशिश कर रहा है। अब ऑफिस में हर कोई यही चिल्ला रहा है कि भाई ये तो बर्दाश्त के बाहर है, इन गुंडों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आशाओ देख लिया अपनी उस किताबी और सोफिस्टिकेटेड तकनीक का नतीजा। हमारा भाई वहां कट गया और तुम यहाँ शांति का पाठ पढ़ा रहे हो। अगर अब भी तुम कछुए की तरह अपनी गर्दन छुपा कर बैठे रहे तो कल से कोई तुम्हारे साथ सुट्टा पीने तक नहीं आएगा। पूरे ऑफिस का माहौल ऐसा हो गया था जैसे अभी कोई सनी देओल की तरह हैंडपंप उखाड़ देगा। सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई बाहुबली हूँ और अभी तबाही का ऐलान करूंगा। पर मैंने कहा ओए चिल्लाना बंद करो, बदला तो हम लेंगे ही, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना उन गधों का काम है जिनके पास दिमाग नहीं होता। और फिर मैंने वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैंने फोन उठाया और बड़े प्यार से बोला हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ सर, एक रिपोर्ट लिखवानी है, मेरे स्टाफ पर हमला हुआ है। ऑफिस से घर जाते वक्त किसी ने हमारे बंदे की जबरदस्त कुटाई कर दी भाई।
सबूत के नाम पर सीसीटीवी की फुटेज है और गवाहों की तो पूरी बारात खड़ी है। हमें बस मेडिकल रिपोर्ट बनवानी है। अब ये देखते ही अपना बाव अंकल अपनी शर्ट फाड़ कर चिल्लाने लगा, ली योंगशियो, तू मर्द है या ठंडी चाय? भाई को किसी ने काट दिया और तू यहाँ पुलिस पुलिस खेल रहा है। बाव अंकल ने तो लड़कों को तलवारें निकालने का ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन अपना हीरो अलग ही लेवल का दिमाग चला रहा है। उसने बोला, अंकल वहां जाकर मारामारी करके नए हॉस्पिटल के बिल क्यों भरना? इससे अच्छा हम कंपनी के नाम पर इन गुंडों पर क्रिमिनल केस और हर जाने का केस ठोकेंगे। मैं इस टाइगर गैंग वालों को कोर्ट के चक्कर लगवा लगवा कर इतना चूना लगाऊंगा कि ये कटोरा लेकर रोड पर बैठ जाएंगे और जेल की चक्की पीसेंगे। ये सुनते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। बाव अंकल का मुंह खुला का खुला रह गया। ये पुलिस केस और मुआवजे वाली बातें इन अनपढ़ गुंडों के सिर के ऊपर से निकल गई, पर सुनने में बड़ा धांसू लगा। बाव पूछने लगा कि ली योंगशियो, आखिर तू करना क्या चाहता है? क्या तूने सच में शरीफ बनने का नाटक शुरू कर दिया है? अब बेचारे लिहाओ का तो पूरा सिस्टम ही हिल गया था। इधर कोर्ट ने अपना डंडा चलाया और टाइगर गैंग की पूरी तरह से फट गई। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उन्हें न सिर्फ हमारे बंदे का मेडिकल बिल भरना होगा, बल्कि मेंटल टॉर्चर के लिए भी मोटा पैसा देना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये थी कि उसके उस बिजनेसमैन चमचे को 3 साल की जेल क्या हुई, मोंगहू गैंग की तो पूरी हवा ही निकल गई। उनकी इज्जत अब नाली के पानी जैसी हो गई है। दूसरी तरफ हमारी कंपनी का भौकाल तो देखो। बढ़िया कॉर्पोरेट सिस्टम और तगड़े बोनस की वजह से नाम इतना फैल गया है कि दूसरे गैंग के लुक्खे भी अपनी नौकरी छोड़कर हमारी कंपनी में भर्ती होने के सपने देख रहे हैं। मैं शांति से बैठकर एम्प्लॉय की पेंशन वाले चेक कर ही रहा था कि तभी मेरा चेला आहाओ पागलों की तरह अंदर घुसा और चिल्लाया, शाओ भाई, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया है। मैंने कहा, अबे शांति रख, पहले गले को गीला कर और बता तो सही हुआ क्या है। उसने बताया कि हमारे एचआर मैनेजर को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब ये हरकत और कौन करेगा? वही मोंगहू गैंग के नल्ले। उन्होंने फोन करके धमकी दी है कि अगर मैं अकेले शहर के पश्चिम वाले उस पुराने कबाड़ कारखाने में नहीं पहुंचा तो वो मैनेजर को सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। आहाओ एकदम जोश में आकर बोला, भाई मैं अभी अपने लड़के लेकर जाता हूँ और उस मैनेजर को बचा कर लाता हूँ। मैंने उसे रोका और बोला, अबे ओए सिंघम की औलाद, ये मोंगहू गैंग वाले बिल्कुल बेवकूफ हैं। क्या उन्हें लगता है कि यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? हम वहाँ नहीं जा रहे। आहाओ हैरान होकर पूछने लगा कि क्या हम मैनेजर को मरने के लिए छोड़ देंगे? मैंने उसे समझाया कि आहाओ थोड़ा दिमाग से काम ले, वो मोंगहू वाले पागल है। अगर हम अभी पूरी पलटन लेकर वहाँ गए तो भयानक दंगा हो जाएगा। भले ही हम मैनेजर को बचा ले, पर पुलिस हम पर सरेआम दंगा फसाद करने का केस ठोक देगी और हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो आहाओ ने पूछा कि फिर अब हम करें क्या, बस देखते रहें? बस मैंने अपना फोन निकाला और नंबर घुमाया। हेलो पुलिस जी, हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉय का अपहरण हो गया है और ये घटिया काम मोंगहू गैंग के गुंडों का है। आहाओ का तो मुंह ही खुला रह गया। कहने लगा, शाओ भाई ये क्या कर रहे हो? ऐसे टाइम पर आप पुलिस के भरोसे बैठे हो। पुलिस को फोन करना तो बनता है बॉस। आखिर हमें कानून का पालन करने वाले शरीफ नागरिक जो दिखना है, वरना कल को लोग कहेंगे कि हम भी उन्हीं की तरह सड़क छाप गुंडे हैं। आहाओ तो अभी के अभी अपनी पूरी पलटन ले और उस फैक्ट्री को चारों तरफ से ऐसे घेर ले जैसे खाने पर मक्खियां भिनभिनाती हैं। अपने वो जासूसी वाले ड्रोन हवा में छोड़ और अंदर की एक एक डिटेल निकाल कि वहाँ कितने चूहे किस बिल में छिपे हैं। और बाओ शू, आप भी अपने पुराने संपर्कों का पिटारा खोलिए। मुझे इस टाइगर गैंग की सारी काली करतूतें चाहिए, चाहे वो छोटा सा जुआ हो या फिर कोई बड़ा कांड, सब खोद निकालो। ये लोग मुझसे टेढ़ा चलकर अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। अब मैं इन्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि इनका नामो निशान तक मिट जाएगा। इधर लिहाओ अपनी पूरी हथियारबंद सिक्योरिटी टीम लेकर किसी साए की तरह उस पुरानी फैक्ट्री के बाहर पहुंच गया। जैसे ही उसने थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन उड़ाए, फैक्ट्री के अंदर का सारा ढांचा और वहां मौजूद गुंडों की लोकेशन मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसे चमकने लगी जैसे दिवाली की लाइटें। उधर बाओ शू ने भी अपने पुराने खबरी एक्टिव कर दी ये थे। गली मोहल्ले के सारे छपरी और खबरी अब बाओ शू के फोन पर खबरें बरसा रहे थे। पता चला कि ये टाइगर गैंग वाले शहर के पूर्वी इलाके में एक अंडरग्राउंड जुए का अड्डा चलाते हैं और भारी ब्याज पर लोगों को पैसे बांटते हैं। और भाई साहब, इनका वसूली का तरीका तो देखो। अगर कोई पैसा वापस न कर पाए तो ये सीधे हाथ पैर काटने पर उतर आते हैं। इनके केटीवी में भी तगड़ा झोल है, न तो फायर सेफ्टी का ठिकाना है और वहाँ लड़कियां भी गैर कानूनी तरीके से रखी गई हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। टाइगर भाई, तुमने गलत आदमी के इलाके में घुसकर अपनी शामत बुला ली है। अब तुम्हें तुम्हारे दादाजी का असली इंसाफ चखना पड़ेगा। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ, मुझे शहर के ईस्ट वाले टाइगर गैंग के बारे में एक तगड़ी टिप देनी है, जो वहाँ चोरी छिपे अपना एक अलग ही स्वतंत्र इलीगल लोन बांटना और फायर सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करना अब भारी पड़ने वाला था। ये जो रात वाला केटीवी है ना, इसमें आग लगने के इतने चांस हैं कि नरक भी इसके सामने ठंडा लगे। मैंने एक के बाद एक फोन घुमाना शुरू किया और देखते ही देखते कानून का वो अदृश्य जाल बिछाया कि अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाए। उधर वो विलेन अपनी मूछे ताव देते हुए चिढ़ रहा था। साला वो योशाओ अभी तक आया क्यों नहीं? क्या उसे तेरी जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं है?
मैंने भी टशन में बोल दिया, देखो विलेन साहब, अभी भी टाइम है, मुझे छोड़ो और खुद जाकर सरेंडर कर दो, वरना किडनैपिंग के चक्कर में जेल में ऐसी चक्की पीसनी पड़ेगी कि जिम जाना भूल जाओगे। लेकिन तभी विलेन का चमचा हाफते हुए आया और बोला, बॉस लंका लग गई, हमारे सारे अड्डों पर रेड पड़ गई है। विलेन की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या मतलब रेड पड़ गई? हमारे सारे केटीवी, कसिनो और नाइट क्लब्स को पुलिस, टैक्स डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड वालों ने एक ही झटके में नाश्ते की तरह चबा लिया है। विलेन रोने लगा, भाई मैंने हर साल इतने खोखे रिश्वत में दिए, फिर भी किसी ने मुझे पहले से टिप क्यों नहीं दी? अरे ओ चाचा, ये इंटरनेट का जमाना है, तुम्हारी इस टाइगर गैंग ने जो हर जगह गंद मचाया है ना, अब तुम्हारे वो करप्ट अफसर भी तुम्हें बचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सब उस योशाओ का ही बिछाया हुआ जाल था। वो बंदा अभी तक सामने आया भी नहीं था और यहाँ विलेन का बैंड पहले ही बजना शुरू हो गया था। मुझे तो सच में लगने लगा कि ये लड़का गेम का असली हैकर है। भाई हमारी ये जो छोटी सी टीम है ना, वो एकदम फ्रेश और मॉडर्न तरीके से काम कर रही है। ये तुम्हारा लड़ाई झगड़ा करना, इलाकों के लिए एक दूसरे का सर फोड़ना और हफ्ता वसूली करना, सच कहूं तो ये सब अब बहुत पुराना और बोरिंग हो गया है, एकदम तुम्हारे दादाजी के जमाने के रेडियो जैसा। आज के जमाने में बड़े साहबों को सिर्फ शांति और स्टेबिलिटी चाहिए। अगर तुम लोगों ने वक्त के साथ खुद को नहीं बदला और शरीफ बनने का नाटक नहीं किया तो सीधा सिस्टम से बाहर फेंक दिए जाओगे। अब ये सुनकर टाइगर भाई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बोले, साले अगर तूने मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश की ना तो सबसे पहले तेरा ही पत्ता साफ कर दूंगा। मैंने बड़े प्यार से कहा, टाइगर भाई इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है, जरा गर्दन घुमाओ और फैक्ट्री के बाहर का नजारा तो देखो। क्योंकि बाहर निकलने का मुहूर्त अब निकल चुका है। जैसे ही उसने बाहर देखा, भाई की बोलती बंद हो गई। फैक्ट्री के चारों तरफ लाल और नीली बत्तियों का तगड़ा वाला मेला लगा था। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां ही गाड़ियां थी। तभी लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, तुम सब चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने हथियार नीचे डाल दो और बंधकों को तुरंत छोड़ दो। टाइगर तो जैसे कोमा में ही चला गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मामूली गैंगवार अचानक से पुलिस का इतना बड़ा जॉइंट ऑपरेशन कैसे बन गई। जब पुलिस वालों ने टाइगर को जमीन पर पटक कर उसे दबोच लिया तो उसने धूल फांकते हुए हम तीनों की तरफ देखा, जो गेट पर बड़े आराम से खड़े होकर मजे ले रहे थे। पुलिस ने पूरा इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया था और हर तरफ बस अफरा तफरी मची हुई थी। टाइगर को घसीटते हुए ले जाया जा रहा था और उसे अपनी हार साफ साफ दिख रही थी। अरे टाइगर भाई, 1000 बार बोला था कि जमाना बदल गया है, पर तुम तो अपनी पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट से बाहर ही नहीं आना चाहते थे। अब तुम्हारी ये टेरिटरी मेरा नया अड्डा है और फिक्र मत करो, मैं इसे तुम्हारी तरह कचरा बनाकर नहीं रखूंगा। हे लियन शिंग के लड़कों, चलो अब पैकअप करो और यहाँ से निकलो। ली हाओ मेरे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे उसने पहली बार किसी को बिना चाकू छुरी चलाए बाजी पलटते देखा हो। उसकी आंखों में वो शौक साफ दिख रहा था कि कैसे सिर्फ एक लैपटॉप और फोन के इस्तेमाल से मैंने पूरे टाइगर गैंग की धज्जियां उड़ा दी और उन्हें जड़ से खत्म कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस वाले कैप्टन झांग भी सदमे में है, क्योंकि जब से मैंने गद्दी संभाली है मेरी गैंग का क्राइम रेट अंडा यानी बिल्कुल 0 हो गया है। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है कि ये अंडरवर्ल्ड का नया शहजादा आखिर करना क्या चाहता है। पूरे शहर को पता चल चुका है कि टाइगर गैंग को किसने धूल चटाई है और हे लियन शिंग का नया बॉस कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं बल्कि एक डेंजरस लेवल का विलेन है जिससे पंगा लेना मौत को दावत देना है। वो बाओसू जैसे पुराने बुढ़े जो पहले बहुत उछल रहे थे, उनकी सारी गर्मी अब ठंडी हो चुकी है और वो मुझे इज्जत क्या अब तो खौफ की नजरों से देखते हैं। अब जब भी मीटिंग होती है तो ये कल के गुंडे क्लास के टॉपर बच्चों की तरह सीधे बैठकर बाकायदा नोट्स लेते हैं। बेचारे इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं कानून की जानकारी न होने की वजह से मैं इन्हें टीम से लात मारकर बाहर न निकाल दूं। भाई जरा समझो इसे। आहो, कंपनी ने तुझे 3% की हिस्सेदारी इनाम में देने का फैसला किया है और सच कहूं तो तू इसका हकदार भी है। अब ये मत सोचना कि मैं तुझे रिश्वत दे रहा हूँ। बेचारा आहो अपना असली चेहरा दिखाने ही वाला था, पर बॉस ने उसे बीच में ही ठोक दिया। बॉस बोला, अबे चुप रहे, मुझे पहले से पता है कि तू पुलिस का जासूस है। मेरे बाप ने मरने से पहले मुझे 2 ही पते की बातें बताई थी। पहली ये कि अगर अपनी इस गैंग को बिजनेस में नहीं बदला तो हमारा पत्ता कटना तय है, और दूसरी ये कि तू पुलिस वाला होने के बाद भी एक नेक इंसान है, इसलिए तुझे हाथ भी नहीं लगाना। जब तक तू कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक तू यहाँ टिक सकता है या जा सकता है। तेरी मर्जी। मैं ये सारा तामझाम और सुधार इसलिए कर रहा हूँ ताकि तेरे ऊपर बैठे वो बड़े साहब लोग देख सकें कि बिना गैर कानूनी काम किए भी हम टशन में जी सकते हैं। मतलब भाई लॉजिक तो ऐसा है जैसे बॉलीवुड की फिल्म में विलेन अचानक से साधु बन जाए। खैर, ये सुनकर आहो पिघल गया और बोला, बॉस मैं यहीं रुकूंगा। मुझे अपनी आंखों से देखना है कि जो लड़के कल तक खून खराबा करते थे वो अब एक आम इंसान की तरह इज्जत की जिंदगी कैसे जीते हैं। तभी साला सस्पेंस वाला म्यूजिक बजा और फोन की घंटी घनघना उठी। किसी अनजान नंबर से फोन था। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज वाले ताऊजी बोले, ओए आहाओ, कैसे हो बेटे? मैं तेरा चंद अंकल बोल रहा हूँ। सुना है तूने उस गैंग का पूरा काया पलट ही कर दिया है। मेरे चाचा चिनयांग इस शहर के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं
मतलब वो वाले असली शार्क जो पिरामिड की एकदम चोटी पर बैठकर पूरी दुनिया को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। जब उन्होंने मेरी झूठी तारीफों के पुल बांधे तो मैंने भी मक्खनबाजी का कोट पहनकर कह दिया कि अंकल आप भी क्या मजाक कर रहे हो, मेरा तो बस नन्हा मुन्ना सा छोटा सा बिजनेस है। पर भाई असली ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनके कुछ प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ। मैं फौरन समझ गया कि ये पुराने पैसे वाले सेठ लोग हमारी गैंग के शरीफ बनने वाले ड्रामे का टेस्ट ले रहे हैं। अगर अंकल चेन के साथ अपना कनेक्शन सेट हो गया तो समझो हमारी है लियांशिंग गैंग सीधे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वीआईपी एंट्री मार लेगी। मैंने भी जोश में बोल दिया कि बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, कल खुद आपके ऑफिस मत्था टेकने आऊंगा। अगले दिन मैं और लिहाओ चेन यांग की उस गगनचुंबी बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए। वहां के मैनेजर ने बताया कि ली साहब, चेयरमैन साहब टॉप फ्लोर पर आपका ही वेट कर रहे हैं। हम ऊपर पहुंचकर वीआईपी रूम में घुसे तो देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जो बिल्कुल मोहल्ले के मासूम दादाजी जैसा दिख रहा था, सोफे पर बैठा चाय उबाल रहा था। उन्होंने कहा कि आओ बैठो और इस साल की ताजा चाय का मजा लो। कसम से मान हुआ कि इन अमीर बुढ़ों का चाय वाला शक्ल कभी खत्म नहीं होता। फिर उन्होंने असली मुद्दे की बात छेड़ी और बोले कि तुम लोग ये फैक्ट्रियों के बाहर खड़े होकर हफ्ता वसूली करके महीने में बस चंद चिल्लर ही तो कमा पाते हो। देखो, मेरे पास कोरियर सर्विस का एक बड़ा बिजनेस है, लेकिन उस पर इन नंबर गैंग वालों ने कब्जा कर रखा है और तुम्हें बस उन नल्लों को यहाँ से खरीदना है। पैसा मेरा, बंदे तेरे। हम साथ मिलकर बिल्डिंग्स बनाएंगे, दुकानें खरीदेंगे और रियल एस्टेट का बिजनेस करेंगे। भाई असली छप्पर फाड़ कमाई तो वही है, पर देखो मैं अब एक पब्लिक फिगर हूँ तो फालतू में लाशें बिछाकर अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। समझ रहे हो ना? मैंने उसकी बातों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस लिहाओ को एक इशारा किया। लिहाओ ने तपाक से अपने बैग से एक फाइल निकाली जिसमें गुंडों के सफाई के सरकारी मिशन की पूरी कुंडली थी और उसे चेन यांग की तरफ बढ़ा दिया। चेन यांग की तो सिटी पिट्टी गुम हो गई। बोला, भाई तुम्हारी ही लियांशिंग गैंग की पहुंच तो आसमान तक है, ये खुफिया कागज तुम्हें मिले कैसे? भाई को क्या पता कि हमने अपने सारे पुराने काले धंधे छोड़कर अब खुद को पूरी तरह वाइट कर लिया है। मैंने पहले ही एक यूएसबी गुपचुप तरीके से कैप्टन झांग को पहुंचा दी थी। वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग इन हाओमा गैंग जैसे कचरे को साफ करने का मौका ही ढूंढे थे। बस अब इन बदमाशों के खिलाफ सबूत पुलिस के हाथ लगेंगे और फिर पुलिस इनका वो तगड़ा वाला बैंड बजाएगी कि ये सीधे नरक में लैंड करेंगे। चेन यांग भी इंप्रेस होकर बोला, मान गए भाई, विदेश से पढ़कर आए हो तो दिमाग तो रॉकेट की तरह चलेगा ही। चलो पार्टनरशिप पक्की। तभी मेरा चेला पूछने लगा, भाई क्या हम सच में कामयाब हो गए? क्या अब हम छपरी गुंडे नहीं रहे? मैंने बस इतना कहा, देख भाई, जमाना बदल रहा है। अगर तुम वक्त के साथ खुद को नहीं बदलोगे तो फिर अपनी किस्मत के भरोसे ही बैठना। ये गुंडागर्दी करके कोई कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाया। असली खिलाड़ी वही है जो सिस्टम के साथ चले। भाई ये छोटी मोटी चोरी चकारी और पॉकेट मारी करके कितनी ही चिल्लर कमा लेगा तू? कब तक मोहल्ले की मुर्गियां चुराकर अपना गुजारा करेगा? देख भाई, अगर अमीर बनना है और इस बोरिंग कहानी में अपनी औकात बढ़ानी है तो कुछ बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। आज से हम सीधा रियल एस्टेट के धंधे में कदम रख रहे हैं, क्योंकि असली पैसा तो जमीन हड़पने में ही है। अब सीधा करोड़ों का खेल होगा और हम कुछ बड़ा कांड करेंगे। और इस साइकिक को देखो, इसके पास और कोई काम तो है नहीं, तो तुरंत अपनी पूंछ हिलाते हुए कहता है, ठीक है चेयरमैन साहब।